हाँ जी, हेलो एवरीवन, सबको नमस्कार, आदाब हमारे चैनल खीजा ट्यूशन्स की तरफ से। ओके जी, तो जो मैंने कल बताया था आपको कि हम क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स यू कैन से कि मतलब इनमें से अगर क्वेश्चन आता है हमारे पेपर में, ठीक है, तो इनमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, बिल्कुल स्टेटमेंट मैं सेम तो नहीं कह सकती, ठीक है जी। तो सेम मतलब कहने का मतलब कि इसी टाइप का ही आएगा अगर आप इन क्वेश्चन के ऊपर अच्छा होल्ड बना लेते हो। ठीक है जी, अगर इन्हें आप इन क्वेश्चंस के ऊपर अच्छा होल्ड बना लेते हो, ठीक है, तो आप ये सोचिए, आप पक्का मान ही लीजिए, सोचना नहीं, मान ही लीजिए कि आपके क्वांटम मैकेनिक्स का जितना भी पोर्शन मास्टर ग्रेड में आएगा वो आपका श्योर 100% श्योर होगा। क्लियर? ठीक है जी। तो इसमें मैंने बोला था आपको कि हम 50 क्वेश्चंस, अब 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं कि क्वेश्चंस जो हम कवर अप करेंगे। ठीक है जी, ये MCQs हैं जो ये सभी लास्ट ईयर्स के पेपर हैं किसी भी स्टेट के, ठीक है, यूपी, राजस्थान, किसी भी नवोदया, केंद्रीय विद्यालय, जो भी पेपर्स होते हैं उन सभी का कंक्लूज़न है। क्लियर? ठीक है जी। तो जो ये वाली आज वाला जो पोर्शन है इस वीडियो का, ठीक है, इसमें मैंने 26 to 28 क्वेश्चंस हमने आज अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है जी, क्योंकि इनके ऊपर एक्सप्लेनेशन कुछ है, मतलब थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्लियर? तो अगर आप और जो बाकी के क्वेश्चन रह गए हमारे पास वो हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। क्लियर? ठीक है जी। तो आज सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस को ही कवर करते हैं और बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे। आइए करते हैं स्टार्ट। क्लियर? ठीक है जी। तो चलिए, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द कॉम्पटन इफेक्ट टेल्स दैट अ फोटोन हैज़। कहते हैं अ कॉम्पटन इफेक्ट टेल्स दैट अ फोटोन हैज़। जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो क्या बताता है कि फोटोन के पास क्या होता है। फर्स्ट है एनर्जी, सेकंड है बी मोमेंटम, थर्ड है इंट्रिंसिक स्पिन और फोर्थ वन है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। अगर किसी ने कॉम्पटन इफेक्ट को पढ़ा होगा जो कॉम्पटन इफेक्ट है इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दोनों इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको एक अलग से वीडियो भी मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है जी। तो जो कॉम्पटन इफेक्ट है इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या करते हैं, रेस्ट पे रखते हैं, एज अ टारगेट लेते हैं। जो फोटोन होता है, ठीक है जी, जो फोटोन होता है वो क्या हो जाता है, इससे हम क्या करवाते हैं, स्ट्राइक करवाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास रेस्ट पे है और हमारा क्या है, टारगेट है। ठीक है ना, मतलब हमारा निशाना है ये वाला, इसके ऊपर हमने निशाना लगाना है। किससे निशाना लगाना है, फोटोन से निशाना लगाना है। ठीक है जी। तो जब हमें रिजल्ट मिलता है तो हमारे पास जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये स्कैटर्ड हो जाते हैं, इसे स्कैटर्ड हो जाता है फोटोन्स। तो हमारे पास क्या मिलता है कि कुछ रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जो हम उस वीडियो में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें सब अभी हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो हमें क्या बताता है कि फोटोन के पास क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, फोटोन्स का रेस्ट मास क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है, फोटोन का रेस्ट मास हमारे पास होता है 0। पढ़ा था ना हमने, फोटोन का रेस्ट मास हमारे पास क्या होता है, 0। क्लियर? ठीक है जी। तो जो ये कॉम्पटन इफेक्ट है वो हमें ये बताता है कि जो फोटोन है, ठीक है जी, फोटोन है उसका हमारे पास क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम भी होता है। जो कॉम्पटन इफेक्ट है ये हमें बताता है कि जो फोटोन है, लाइट जिससे बनती है, जैसे एक दीवार ब्रिक्स से बनती है,
वैसे ही हमारे पास जो लाइट है वो किससे बनती है, फोटॉन्स से बनती है। और फोटॉन्स का रेस्ट मास क्या होता है, 0। और जो फोटोन है उसका हमारे पास कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट क्या बताता है कि फोटोन के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एंगुलर मोमेंटम। क्लियर, ठीक है जी। फोटोन के पास क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। क्लियर, ठीक है जी, ओके जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये आपको पता है, इसका आंसर आपको बिल्कुल आता है, मैं 101% श्योर हूँ कि आपको इसका आंसर आता ही है। चलिए देखते पढ़ते हैं। इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर विद एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा द एनर्जी आइगन वैल्यूज़। तो एनर्जी आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं, हमने 2 हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़े थे, एक तो 1D और एक 3D वाला, ठीक है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर जो 1D था हमारे पास, ठीक है, 1D में हमारे पास EN की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, N + ½ H कट ओमेगा, ठीक यही थी। और जो 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर था उसमें EN की वैल्यू क्या थी हमारे पास, N + 3/2 H कट ओमेगा। क्लियर, ठीक है जी। हमने किसकी फाइंड आउट करनी है, किसकी बात कर रहे हैं, 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है, N + ½ H कट ओमेगा। और किसकी बात कर रहे हैं, किस स्टेट की बात कर रहे हैं, हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट एक्साइटेड की स्टेट की बात करेंगे तो N क्या आएगा हमारे पास 1, ग्राउंड स्टेट के लिए N क्या होता है 0, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए N क्या होता है 1। क्लियर, तो हमारे पास EN की वैल्यू क्या आ जाएगी, N + ½ था हमारे पास फॉर्मूला, N + ½ H कट ओमेगा। N की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, N 1 + ½ की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3/2 H कट ओमेगा। क्लियर जी, बस हमने इसमें हमने क्या किया है, एक वैल्यू पुट किया है N = 1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग। तो हमारे पास E की वैल्यू क्या आ गई 3/2 H कट ओमेगा। क्लियर, ठीक है जी। तो आपके जो पास राइट ऑप्शन है वो क्या है, बी ऑप्शन 3/2 H कट ओमेगा। क्लियर, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। कहते हैं जो वेव फंक्शन होता है हमारे पास पार्टिकल का क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में कैसा होता है, साइन फंक्शन होता है, कोसाइन फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, ज़ीरो होता है। मेनली हमने जो वेव फंक्शन पढ़ा है, देखा है कि जितने भी क्वांटम मैकेनिक्स देख लिए, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो आता है वो किसकी फॉर्म में होता है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में देखा है हमने, ऐसे देखा ना, ठीक है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या आएगी, एन एक्सपोनेंशियल। सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन क्या है, वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन अ क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स ऑफ 2 ऑब्जर्वेबल्स कम्यूट। ठीक है, हमने ऑपरेटर्स कम्यूट करने के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसको हम क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं कि ए और बी 2 ऑपरेटर्स हैं, ये कम्यूट कर रहे हैं, तो इसको फॉर्मूला भी लिखते होते हैं, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, जैसे ऐसा थर्ड वाला अलग हो जाता है, 3 वेरिएबल्स अलग हो जाता है, अलग अलग फार्मूलाज है हमारे पास इसके लिए। ठीक है जी। तो क्वांटम हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 ऑब्जर्वेबल हैं, वो कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है, 2 ऑब्जर्वेबल कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, फर्स्ट है वी कैन मेजर बोथ क्वांटिटी साइमल्टेनियसली, हम दोनों क्वांटिटीज़ को साइमल्टेनियसली मेज़र कर सकते हैं। सेकेंड है वी कांट मेज़र बोथ, हम दोनों को इकट्ठा मेज़र नहीं कर सकते। थर्ड है नो कंक्लूजन, हमें कुछ भी कंक्लूजन नहीं मिलेगा। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास दे आर कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटी, हमारे पास ये कैनोनिकली कॉन्जुगेट होंगी। ठीक है, तो जो हमारे पास इसमें राइट ऑप्शन है, देखिए वो क्या आएगी, अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से कि कम्यूट करते हैं, 2 ऑपरेटर्स हमारे पास कम्यूट करते हैं, तो उसका हमारे पास क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि अगर 2 मैकेनिकल ऑपरेटर्स हमारे पास कम्यूट कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि उन दोनों क्वांटिटीज़ को हम साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ठीक है जी, साइमल्टेनियसली मेज़र कर सकते हैं।
ठीक है। अब देखिए हमने एक चीज़ और इसके बारे में बताती हूँ कि जैसे हमने कल किया था, अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा ऑपरेटर्स वाला टॉपिक तो भी आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे हमने कल पी एक्स और एक्स वाला किया था, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही थी ना, आइटा एच कट पी एक्स ऐसे ही आ रही थी ना, ठीक है जी, माइनस आ रहा था आगे, है ना, पी एक्स एक्स। इट मीन्स इसकी जो इन दोनों की वैल्यू हमने देखी है, ठीक है, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है ना हमारे पास, ठीक है, ज़ीरो तो नहीं आ रहा ना, है ना, तो इट मीन्स ये कम्यूट नहीं करते, है ना, पी एक्स मोमेंटम और पोजीशन ये कम्यूट नहीं करते, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू आती है हमारे पास, है ना। इट मीन्स इन दोनों क्वांटिटीज़ को हम इकट्ठा मेज़र नहीं कर सकते, साइमल्टेनियसली मेज़र नहीं करते, ठीक है। अब ये चीज़ किसने बोली थी कि मोमेंटम और पोजीशन को हम इकट्ठा मेज़र नहीं कर सकते, मतलब एक टाइम पे मेज़र नहीं कर सकते, किसने बोला था? ये कौन सा प्रिंसिपल है हमारे पास? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था हमारे पास कि मोमेंटम और जो हमारे पास पोजीशन है, मोमेंटम है और जो पोजीशन है, इन दोनों क्वांटिटीज़ को हम इकट्ठा मेज़र नहीं कर सकते। इसकी वैल्यू क्या आती है? एच कट या h/2π, ठीक है। यही था ना हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर? ठीक है जी। तो अगर हमारे पास दो ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं तो इट मीन्स उन दोनों जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, जो ऑब्जर्वेबल्स हैं, उनको हम साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं। दैट इज़ ए ऑप्शन, दैट इज़ ए ऑप्शन। क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, इन क्वांटम मैकेनिक्स पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय। हमने तो पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ ली, अब इसका क्वेश्चन तो आपको आता ही होगा कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें पार्टिकल को किस तरह से लेते हैं, वेव की तरह लेते हैं, वेव पैकेट की तरह लेते हैं, पार्टिकल की तरह लेते हैं, नथिंग कैन बी सर, कुछ भी नहीं कहा जा सकता आपके लिए, इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो कहते हैं कि देखिए एक पार्टिकल, अगर हम अकेली वेव की बात करते हैं, ठीक है, देखिए सर डी ऑप्शन तो नहीं, नथिंग कैन बी सर, ये तो नहीं हो सकता ना, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। पार्टिकल को पार्टिकल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये तो क्वांटम मैकेनिक्स नहीं है, ये क्या है हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स है, ठीक है। तो ये वाली ऑप्शन भी कट होगी। अब हमारे पास दो ऑप्शन रहेगी, वेव और वेव पैकेट। अब आप खुद ही सोच के बताइए कि एक पार्टिकल के साथ क्या एक ही वेव एसोसिएटेड होगी? एक पार्टिकल के साथ क्या एक ही वेव एसोसिएटेड होगी? ये पॉसिबल है? अगर हमने देखा है क्वांटम मैकेनिक्स में, क्या एक ही वेव उसके साथ एसोसिएटेड होगी? नहीं। क्या होती है, एक पार्टिकल के साथ नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास एसोसिएटेड होती हैं, और उन सभी नंबर ऑफ वेव्स को हम क्या बोलते हैं? वेव पैकेट। क्या बोलते हैं? वेव पैकेट। ठीक है जी। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगी वो क्या है? वेव पैकेट। क्लियर? ठीक है जी। हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगी वो क्या है? वेव पैकेट। इसको आपने गलत नहीं करना है, इसको गलत नहीं लेना है कि वेव और वेव पैकेट में से क्या आएगा। हाँ, हम बोलते ज़रूर है कि हम पार्टिकल, ड्यूल नेचर पार्टिकल का बोलते हैं, तो उसमें बोलते हैं कि पार्टिकल एज अ वेव भी बिहेव करता है और एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टिकल के साथ एक ही वेव एसोसिएटेड है। ठीक है जी। नंबर ऑफ वेव्स है, ग्रुप ऑफ वेव्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेव पैकेट। क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अकर्स ड्यू टू। देखिए हम जब हार्मोनिक ऑसिलेटर भी पढ़ते हैं और हाइड्रोजन, जो हार्मोनिक ऑसिलेटर भी देखते हैं उसमें भी हमारे पास एनर्जी की अलग अलग स्टेट्स बनती हैं, और जब हाइड्रोजन एटम को भी स्टडी करते हैं, ये तो केमिस्ट्री वालों को भी पता होगा कि हम हमारे पास अलग अलग एनर्जी की अलग अलग लाइन्स आती हैं, जिसको हम स्पेक्ट्रल लाइन्स बोलते हैं और जो एनर्जी स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। ठीक है। कहते अब जो ये ब्रॉडनिंग है स्पेक्ट्रल लाइंस की, ये किसकी वजह से होती है? किसकी वजह से होती है? किस अनसर्टेनिटी की वजह से होती है? ए ऑप्शन है हमारे पास पोजीशन मोमेंटम, मतलब एक्स और पी की वजह से, एनर्जी और टाइम ई और टी की वजह से, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा और जो थीटा उसकी वजह से। ऐसा होता है, किसकी वजह से होता है? ठीक है। तो जो इसकी राइट ऑप्शन है, पढ़ा तो होगा सभी ने, स्पेक्ट्रा में भी पढ़ा होगा, बट अभी तक हमें ये नहीं जाना हमने कि जो हमारे पास ब्रॉडनिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की, वो किस अनसर्टेनिटी की वजह से होती है।
किस अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी दो क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं उनको हम साइमल्टेनियसली नहीं मेज़र कर सकते। अनसर्टेनिटी है, शक है हमें कि या तो वो सही होगी क्वांटिटी और या वो सही होगी, ठीक है। पूरा सर्टेन नहीं है, पूरा श्योर नहीं है हमें। अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है, श्योर नहीं है हमें कि अगर हम एक्स और पी की बात कर रहे हैं तो पता नहीं हमें कौन सा इसमें से सही होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आती है इसमें हमारे पास ब्रॉडनिंग स्पेक्ट्रल लाइंस की होती है, वो किस अनसर्टेनिटी की वजह से होती है, वो हमारे पास होती है एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी की वजह से। जो ब्रॉडनिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की वो किसकी वजह से होती है, एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी ET अनसर्टेनिटी की वजह से होती है। जैसे हम लिखते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिखते हैं x डेल्टा x डॉट डेल्टा p इज ग्रेटर दैन इक्वल टू h कट, और वैसे ही हमारे पास आता है डेल्टा E डॉट डेल्टा t इज ग्रेटर दैन इक्वल टू h कट, ठीक है। तो जो एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी की है उसकी वजह से हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो ब्रॉड होती है। क्लियर, ठीक है जी। तो राइट ऑप्शन आपके पास बी आ गई 6 क्वेश्चन की। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ, क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ, हमने लास्ट वीडियो में हाइड्रोजन एटम का जो वेव फंक्शन का उसका हमने फॉर्मूला देखा था, ठीक है। वो आपने लर्न तो कर ही लिया होगा, है ना। कुछ ऐसा था कि हमारे पास α/4 पाई, ठीक है, एज के कुछ वैल्यू थी और e की पावर कुछ वैल्यू थी, है ना, ऐसा ही था। तो कहते हैं इसमें हमारे पास कौन से पॉलिनोमियल आ रहे हैं, इसमें हमारे पास कौन से पॉलिनोमियल आ रहे हैं, क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम में कौन कौन से पॉलिनोमियल आ रहे हैं। फर्स्ट है लीजेंड्रे और हर्माइट पॉलिनोमियल, सेकंड ऑप्शन है आपके पास लीजेंड्रे एंड एसोसिएटेड लेग्यूरे पॉलिनोमियल, सी ऑप्शन है आपके पास लीजेंड्रे एंड बेसल पॉलिनोमियल, डी ऑप्शन है आपके पास एसोसिएटेड लेजेंड्री और बेसल फंक्शन, ठीक है। अगर आप इसके वेव फंक्शन को देखोगे और अगर आपने देखो फिजिक्स वाले को मैथ तो आता ही होता है ना, आसान लगता है मैथ, तो आपने अगर लेजेंड्रे तो पक्का ही पढ़ा होगा, सिलेबस में भी है, ठीक है। और लेग्यूरे पॉलिनोमियल हो सकता है किसी ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ठीक है। तो जो आप देख सकते हो, आप अपने मैथ में देख सकते हो, ठीक है। तो जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन आता है, ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास जो वेव फंक्शन है उसमें हमारे पास 2 पॉलिनोमियल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बी ऑप्शन लीजेंड्रे एंड एसोसिएट लेग्यूरे पॉलिनोमियल, लीजेंड्रे एंड एसोसिएट लेग्यूरे पॉलिनोमियल। क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम में हमारे पास कौन से 2 आते हैं, लीजेंड्रे एंड एसोसिएट लेग्यूरे पॉलिनोमियल। क्लियर, तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है, बी 7th क्वेश्चन की। क्लियर, ओके जी। अब तक हमने 7 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है जी। आगे हम देखते हैं 8th क्वेश्चन, ठीक है जी। 8th क्वेश्चन क्या है, कहते हैं दी मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच हैज सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है जी। दी मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन which has same amount of kinetic energy as its rest mass energy, ठीक है। तो इसका जो मोमेंटम है वो क्या आएगा आपके पास, ए ऑप्शन है √3mc, बी ऑप्शन है √2mc, सी ऑप्शन है √mc, डी ऑप्शन है mc/√2। और 7 क्वेश्चन कर लिए, देख लो, ये सभी के सभी मैंने किए। अब 8th क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है जी। आप एक बार कोशिश करना, अगर नहीं सॉल्व होगा तो मैं करवाऊंगी श्योर, ठीक है जी। तो 8th क्वेश्चन आपको एक बार खुद दिमाग लगा के देखना है क्या है। देखिए मैं बता देती हूँ, हिंट बता देती हूँ। कहते हैं जो मोमेंटम है, मोमेंटम का फॉर्मूला आपने लगाना, विच हैज़ सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज इट्स रेस्ट मास एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी जगह पे हमने जस्ट देखना है कि रेस्ट मास एनर्जी देखना है, ठीक है। सेम दोनों को इक्वल पुट कर देना है, ठीक है। एक हमारे को काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, रेस्ट मास एनर्जी पुट कर देना है, और हमने मोमेंटम निकालना है इन टर्म्स ऑफ m and c। क्लियर है, ठीक है जी। तो इसको आप क्या करना है, खुद से करना है, ठीक है जी।
ओके, नाइन्थ क्वेश्चन है, कहते हैं हैमिल्टोनियस कैनोनिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन आर। ये है तो हमारे पास उसका क्वेश्चन, न्यूटोनियन मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मेरे को मिला और ये मेरे को 1-2 पेपर में मिला, इस वजह से मैंने इसी पोर्शन में ही इंक्लूड कर दिया, ठीक है, कि ताकि मैं भूल ना जाऊँ कि अगर मैंने ये क्वेश्चन ना करवाया। और ये है भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये एमएससी का टॉपिक है, बीएससी का नहीं है, ये एमएससी का टॉपिक है, जिसमें हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में सबसे फर्स्ट चैप्टर में यही पढ़ते हैं। पी और क्यू की बात करते हैं, जनरल कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या आती हैं। फर्स्ट है Q1 डॉट इज इक्वल टू कर्ल H बाय कर्ल P1, P1 इज इक्वल टू कर्ल H बाय कर्ल Q, ठीक है जी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है, देखिए एक ऑप्शन मेरे पास रह गई, इंक्लूड करनी रह गई, ठीक है। तो आप उसको मैं लिखवा देती हूँ। देखिए जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में मेरे पास क्या है, Q1 इज इक्वल टू कर्ल H बाय कर्ल P1 डॉट, ठीक है जी। और जो हमारे पास P1 है, P1 क्या आएगा, P1 इज इक्वल टू माइनस कर्ल H बाय कर्ल Q1 डॉट, ठीक है जी। तो जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन ही है। सॉरी, मैं इंक्लूड करना भूल गई, ठीक है। तो जो Q1 है, कैनोनिकल इक्वेशंस मोशन है जो हमारे पास हैमिल्टोनियंस, तो वो क्या है, Q1 इज इक्वल टू कर्ल H बाय कर्ल P1 और P1 इज इक्वल टू माइनस कर्ल H बाय कर्ल Q1 डॉट, ठीक है जी। Q1 और P1 होगा, ठीक है। Q1 के इन्वर्स में P1 डॉट होगा और P1 के इन्वर्स में Q1 डॉट होगा, ठीक है। ये लर्न रहेगा, लर्न करने का तरीका बता रही हूँ। Q1 के इन्वर्स में क्या रहेगा, P1 डॉट, ठीक है, मतलब P1 का डेरिवेटिव, और P1 के इन्वर्स में क्या रहेगा, Q1 का डेरिवेटिव, ठीक है। ये क्लियर है। बस हमें एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे किस वाले में नेगेटिव साइन आएगा, किस वाले में नेगेटिव साइन आएगा, जहाँ पे P1, जो P1 वाली इक्वेशन होगी, P1 वाली इक्वेशन होगी हमारे पास, वो हमारे पास क्या होगी, उसमें माइनस आएगा। यही याद रखना हमने। ये तो आसान है लर्न करना। Q1 के इन्वर्स में P1 डॉट आएगा और P1 के इन्वर्स में Q1 डॉट आएगा, ठीक है जी। और जो हमारे पास माइनस का साइन किस में आएगा, P1 वाले में। वो आपको ऑप्शन में डालने के लिए माइनस इधर भी Q1 में भी लगा सकते हैं, P1 में भी लगा सकते हैं। ऑब्वियसली वो कंफ्यूज तो करेंगे, बट हमने याद रखना है कि जो हमारे पास माइनस का साइन आएगा वो किस में आएगा, P1। क्लियर, ठीक है जी। यहाँ पे डॉट नहीं आएगा। जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, जो डेरिवेटिव है, वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है, इधर लेफ्ट साइड पे नहीं आएगा। क्लियर, ठीक है जी। तो इसको अच्छे से नोट कर लो आप लोग कि हमारे पास जो हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है। Q1 इज इक्वल टू कर्ल H बाय कर्ल P1 डॉट, P1 इज इक्वल टू माइनस कर्ल H बाय कर्ल Q1 डॉट। क्लियर, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल विद ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L। कहते हैं एक क्वांटम नंबर L के कोरस्पोंडिंग, क्वांटम नंबर L के कोरस्पोंडिंग हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कितने होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 12 + 1, बी ऑप्शन है 12 - 1, सी ऑप्शन है 2 × 2L + 1, डी ऑप्शन है आपके पास 2 × 2L - 1। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, दैट इज 2 × 2L + 1, 2 × 2L + 1। L क्वांटम नंबर L के कोरस्पोंडिंग जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल होते हैं वो कितने होते हैं, 2 × 2L + 1।
क्लियर? ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो हमारे पास हाइड्रोजन एटम में होता है फर्स्ट ऑर्बिट में, मीन्स n=1 के कोरस्पॉन्डिंग बात करें। फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम में मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास क्या होगा, क्या होता है, h/4πme। सेकेंड ऑप्शन है EHm/4π। सी ऑप्शन है आपके पास EH/4πm। डी ऑप्शन है 4πm/he। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास सी ऑप्शन, दैट इज़ EH/4πm। ठीक है जी, EH/4πm। क्लियर? ठीक है जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। ठीक है, अब जो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है इसकी 2-3 चीज़ें हम पढ़ेंगे, इन MCQs में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर शुड बी, 12th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर शुड बी कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए भाई, नल ऑपरेटर होना चाहिए, सिंगुलर ऑपरेटर होना चाहिए, लीनियर ऑपरेटर होना चाहिए या नॉन लीनियर ऑपरेटर होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर, कैसा होना चाहिए, सोचिए 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 सोचिए। क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर कैसा होना चाहिए, नल, सिंगुलर, लीनियर, नॉन लीनियर, कैसा होगा भाई बताइए। हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है वो कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी सिंगुलर ऑपरेटर होना चाहिए, नहीं। नल ऑपरेटर नहीं, नॉन लीनियर ऑपरेटर नहीं, हमारे पास कैसा होना चाहिए, लीनियर ऑपरेटर। क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर शुड बी लीनियर ऑपरेटर। क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर शुड बी लीनियर ऑपरेटर। क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम बात करें क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन की। क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर की बात हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में की थी, और अब हम बात कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन की। तो क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन आपके पास कैसा होगा या कैसा होना चाहिए। फर्स्ट है शुड बी ऑलवेज अ रियल फंक्शन होना चाहिए। शुड ऑलवेज बी अ कम्प्लेक्स फंक्शन, हमेशा कम्प्लेक्स फंक्शन होना चाहिए। सी ऑप्शन है कैन बी साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन ऑफ टू ऑपरेटर्स। दो साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन का ऑपरेटर होना चाहिए, 2 ऑपरेटर का साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन होना चाहिए। डी ऑप्शन है कांट बी साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन ऑफ 2 ऑपरेटर्स। ठीक है जी। तो इसकी जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, कैन बी साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन ऑफ 2 ऑपरेटर्स। इसकी जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है सी ऑप्शन, कैन बी साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन ऑफ 2 ऑपरेटर्स। 2 ऑपरेटर्स का साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन होना चाहिए। क्लियर? ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ श्रोडिंगर इक्वेशन इज वैलिड फॉर। श्रोडिंगर इक्वेशन इज वैलिड फॉर किसके लिए वैलिड है, रिलेटिविस्टिक मीडियम के लिए, नॉन रिलेटिविस्टिक मीडियम के लिए, ऑल काइंड ऑफ सिस्टम के लिए, कांट बी सेट, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इतनी पढ़ ली श्रोडिंगर इक्वेशन, अभी तो हमें पता होना चाहिए रिलेटिविस्टिक मीडियम में, ठीक है, सिस्टम के लिए होना चाहिए, होगा या नहीं होगा, सभी सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। अगर सभी सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है तो फिर तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में भी लगना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता। रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक रह गया हमारे पास, तो रिलेटिविस्टिक मीडियम में होती है ये। मैंने जब सबसे पहले बताया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन रिलेटिविस्टिक मीडियम के लिए, सिस्टम के लिए नहीं वैलिड है। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है
वो रिलेटिविस्टिक मीडियम के लिए नहीं वैलिड है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है, नॉन रिलेटिविस्टिक सिस्टम। राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास, नॉन रिलेटिविस्टिक सिस्टम। क्लियर, श्रोडिंगर इक्वेशन इज वैलिड फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक सिस्टम, नॉट फॉर रिलेटिविस्टिक। क्लियर, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम देन स्टेट ऑफ सिस्टम इज सेड टू बी। ये वाली चीज़ भी मैंने डिस्कस करवाई थी कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन साई स्टार साई की बात की थी हमने, आर्टिकल किया था साई स्टार साई। ठीक है, ये अकेला किसका फंक्शन आता था हमारे पास, किसका फंक्शन आता था, एक्स का फंक्शन आता था। ठीक है जी, तो कहते अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, अगर टाइम के ऊपर नहीं डिपेंड कर रही तो जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट, टाइम इंडिपेंडेंट, स्टेशनरी, डीजनरेट। कौन सा होगा हमारे पास बताइए। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होता है, साई स्टार साई। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होता है, साई स्टार साई। फिर उसको क्या करते हैं, डी एक्स के साथ उसको क्या करते हैं, हाँ जी, जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, सी ऑप्शन, दैट इज स्टेशनरी। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट आउट ऑफ टाइम होती है तो स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है, जो सिस्टम की स्टेट होती है वो क्या होती है, स्टेशनरी। टाइम इंडिपेंडेंट नहीं बोलना हमने, ठीक है। सो दिमाग में आता है कि अगर टाइम की इंडिपेंडेंट है तो टाइम इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है, कांस्टेंट भी हो सकती है, ठीक है, बट नहीं, हम क्या बोलेंगे उसको, स्टेशनरी स्टेट। और स्टेशनरी स्टेट का हमने फंक्शन भी किया था, वो था हमारे पास साई और इंटू ई की पावर माइनस आइटा ई टी बाई एच कट था, है ना। ठीक है जी, तो जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है तो जो सिस्टम ऑफ स्टेट होती है वो क्या होती है हमारे पास, स्टेशनरी, दैट इज़ सी ऑप्शन। क्लियर, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास चूज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चूज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, कहते केजी इक्वेशन की बात कर रहे हैं। कहते केजी इक्वेशन है जो हमारे पास वो किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल होती है और किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। कहते हैं इनकरेक्ट देखना है, मतलब इनमें से कौन सा सही नहीं है। केजी इक्वेशन इज़ वैलिड फॉर बोसोन्स, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, केजी इक्वेशन इज़ वैलिड फॉर बोसोन्स। केजी इक्वेशन इज़ वैलिड फॉर ओनली स्पिन जीरो पार्टिकल्स। केजी इक्वेशन शोज इमर्जेंस ऑफ नेगेटिव एनर्जी आइगन वैल्यू। इट इज़ रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, मतलब अगर हम रिलेटिविस्टिक मीडियम में जाते हैं, मतलब वी इज़ कंपेरेबल टू सी, तो वहाँ पे ये इनवेरिएंट रहती है, ठीक है। तो हाँ जी, ये सभी की सभी ऑप्शंस, इन सभी की सभी ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है जी। तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सी है, इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सी है, ए ऑप्शन। केजी इक्वेशन इज़ वैलिड फॉर बोसोन्स, नहीं, जो केजी इक्वेशन होती है वो बोसोन्स के लिए नहीं एप्लीकेबल होती, ये स्पिन जीरो पार्टिकल्स के लिए ही वैलिड होती है, ठीक है जी। केजी इक्वेशन इज़ वैलिड ओनली फॉर स्पिन जीरो पार्टिकल्स के लिए ही वैलिड होती है, बोसोन्स के लिए ये वैलिड नहीं होती। क्लियर, ठीक है। और अभी हम इसके, अगर हमने केजी इक्वेशन पढ़ी है तो इसके बारे में कुछ और भी देख लेते हैं, ये कैसी होती है। एज इट इज़, इसको एज इट इज़ भी पूछा जा सकता है केजी इक्वेशन को। तो जो केजी इक्वेशन है इसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब सॉरी जी, इक्वेशन क्या होती है, डेल स्क्वायर माइनस 1 माइनस सी स्क्वायर कर्ल स्क्वायर बाई कर्ल डी स्क्वायर साई इज इक्वल टू एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर इंटू साई, ठीक है। और जो ये पूरी की पूरी वैल्यू है ब्रैकेट में, इसको हम ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ऐसा डालते हैं, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू है डेल स्क्वायर माइनस 1 बाय सी स्क्वायर कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल टी स्क्वायर, ये है हमारे पास केजी इक्वेशन, ठीक है जी। क्लियर, ठीक है। डिफ़िकल्टी क्या है हमारे पास, डिफ़िकल्टी को छोड़ दो, डिफ़िकल्टी नहीं इतना इम्पोर्टेंट है, बस हमें क्या करना है, केजी इक्वेशन ही लर्न करनी है, दैट इज़ दिस। और ये भी पूछ सकते हैं कि भाई इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है जी। क्लियर, ओके जी। नेक्स्ट देखते हैं हम,
कहती अब है हमारे पास क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन विद एनर्जी ई इज इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट ऑन अ पोटेंशियल बैरियर गिवन बाय दिस, और जो एनर्जी है वो क्या है हमारे पास लेस देन वी नोट है, ठीक है। द स्पेस पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, यही वाला ये चीज़ है हमारे पास, ठीक है। बस एनर्जी हमारे पास क्या है, लेस देन वी नोट है, ठीक है। एनर्जी क्या है हमारे पास, लेस देन वी नोट है। अभी हमने याद करो, जब हम बात करते हैं ना कि एनर्जी लेस देन वी नोट है, तो हमारे पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आती है वहाँ पे हम माइनस का साइन बाहर निकाल लेते हैं कि जो वी नोट है वो बड़ा है, ई छोटा है, ठीक है। तो 2m/h² वी नोट माइनस ई आ जाता है। तो जो हमारे पास वेव फंक्शन होता है वो आइटा की टर्म में नहीं आता, वो किसकी टर्म में आता है, सिंपल e की पावर ax या e की पावर -ax, इस चीज़ में आएगा, ठीक है जी, इसी में आएगा ना हमारे पास, क्लियर, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो किस टाइप का आएगा, साई इज इक्वल टू क्या आएगा, e पावर a, कोई भी कॉन्स्टेंट a इंटू e की पावर, एक सेकेंड, साई हमारे पास वेव फंक्शन कैसा आएगा, a इंटू ई पावर ax प्लस b इंटू ई पावर -ax, ठीक है जी, क्लियर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास पार्टिकल है, अगर वो x क्या है इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है, x क्या है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर देता है, तो जो ये वाली टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो फिर हमारे पास कौन सा वेव फंक्शन आएगा, ये वाला बच गया, b इंटू e⁻−ax, ठीक है जी। तो हमारे पास वेव फंक्शन किस टाइप का आएगा, b इंटू e⁻−ax, मीन्स e⁻−ax की टर्म में आएगा, ठीक है जी। किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम, एनर्जी इज़ लेस देन वी नॉट, ठीक है जी, एनर्जी इज़ लेस देन वी नॉट। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन क्या आएगी, सेकेंड ऑप्शन e⁻−ax, क्लियर, ठीक है जी। बस देख लेना, जब भी हमारे पास एनर्जी लेस देन वी नोट आएगी, ठीक है, तो तब हमें याद रहेगा कि जो हमारे पास वेव फंक्शन है वो आइटा की टर्म्स में नहीं आएगा, सिंपल आएगा, e⁻ax या e⁻−ax। अब क्या है, जो पार्टिकल है हमारे पास क्या कर रहा है कि एक्स की तरफ मूव कर रहा है, अगर एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो ये वाला वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, हमें तो फाइनाइट चाहिए, तो हम क्या कौन सी वाली टर्म इंक्लूड करेंगे, ये b इंटू e⁻−ax। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, e⁻−ax, दैट इज़ बी ऑप्शन या सेकेंड ऑप्शन, क्लियर, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन दिस, ठीक है, द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन दिस, हमने क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है 1/r² की। जब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन में साई स्टार और स्टार साई इस कॉन्जुगेट और फंक्शन उसके बीच में जिसकी भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है उसको क्या करते हैं, बीच में डाल देते हैं, ठीक है जी। तो उसकी -∞ से लेके +∞ तक उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाती है। ऐसे करते हैं ना, देखिए कैसे निकाल रहे हैं हमारे पास, 0, देखिए अब हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस एट ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो हम जो लिमिट्स हैं वो क्या लेंगे, 0 से इन्फिनिटी तक लेंगे, क्लियर, ठीक है जी। और अब हम पुट कर रहे हैं, देखिए साई स्टार, देखो साई स्टार और साई में इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि इसमें आइटा की टर्म तो है ही नहीं है, ठीक है। तो सिंपल वैसे का वैसा ही वेव फंक्शन आ जाएगा, कॉन्जुगेट और वेव फंक्शन और उसका कॉन्जुगेट सेम ही आएंगे हमारे पास, ये रहा साई स्टार और ये रहा साई। जब हमने किसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, 1/r² की, तो इसको बीच में रख दिया, क्लियर, ठीक है जी। अब इसको किसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, dv के साथ बात करेंगे, है ना, ठीक है, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, एक न्यूक्लियस ले रहे हैं, ठीक है, और न्यूक्लियस का जो हमारे पास वॉल्यूम होगा, ठीक है, एरिया होगा हमारे पास, मतलब v के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसका जो एरिया होगा हमारे पास वो क्या आएगा, 4πr² dr, ठीक है जी, 4πr² dr, ये पुट कर देंगे हम यहाँ पे dv की जगह पे 4πr² dr, ठीक है जी। क्योंकि जो जिसके साथ हमने इंटीग्रेट करना है, हम एरिया के टर्म्स में करेंगे ना, 4πr², जो इसका सरफेस ये हमारे पास क्या है, जो न्यूक्लियस है ये किससे शेप क्या है हमारे पास, स्फीयर की शेप का है ना, ठीक है। तो इसका हम क्या लेंगे, जो सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr² dr के साथ इंटीग्रेशन कर देंगे,
ठीक है। इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाता है, इस सभी को सॉल्व करके आप सॉल्व कर लेना। तो इसके बाद हमारे पास जो टर्म आ जाती है वो क्या आती है, 4/a³ और इंटीग्रेशन में आता है e⁻²r/a × dr। ठीक है जी। अब जो ये वाला है, ठीक है जी, ये वाला है, इसका हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए इसका जो इंटीग्रेशन होता है e⁻, इसका अगर फॉर्मूला देखें e⁻−ax × x⁻n dx, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास n⁴/a⁴n+1 e⁻−ax n का जो हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n⁴/, नीचे a⁻n+1। यहाँ पे हम x कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे x⁻0। ठीक है जी, x⁻0 तो n 0 हो गया, n को यहाँ पे 0 पुट कर दो। ठीक है, 4/a³ एज इट इज़ आ जाएगा। n 0 क्या होता है 1। ठीक है जी, नीचे क्या है 2a, यहाँ पे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे a है तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 2/a है। ठीक है जी, तो 2/a है तो हम पुट कर देंगे। ठीक है, x r से कंपेयर हो गया, x r से कंपेयर हो गया तो हमारे पास a की जगह पे क्या आ रहा है 2/a। ठीक है जी, 2/a की वैल्यू क्या आ जाएगी n+1 0+1, यहाँ पे पुट कर देंगे 2/a की पावर क्या आ गई 1, ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, हमारे पास a/2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2/a²। क्लियर। ठीक है जी, तो हमारे पास जो 1/r² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू थी वो क्या आ गई 2/a²। ठीक है जी, क्लियर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहते ये हमारे पास स्टेटमेंट है, इसके ऊपर 3 क्वेश्चंस हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m confined in the ground state, a particle of mass m confined in the ground state of one dimensional box extended from -2l to +2l। हमारे पास एक वेव फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट के लिए। ठीक है, उसका हमने इंटीग्रेशन मतलब एक्सटेंड है वो किस में है -2l से ले के +2l तक, और फंक्शन क्या है sin और cos πx/4l। क्लियर। ठीक है जी, फर्स्ट हमने फाइंड आउट करना है फाइंड नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, सेकंड हमने निकालना है एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर दिस स्टेट, और थर्ड हमने निकालना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इन तीनों को बहुत अच्छे से करना है। ये एक ही स्टेटमेंट में मैंने 3 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। क्लियर, और ये अलग अलग भी आ सकते हैं, श्योर है आएगा नॉर्मलाइजेशन एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एनर्जी आइगन वैल्यू भी। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आपके पास कोई भी वेव फंक्शन आ जाए, एक बार इसको ध्यान से सॉल्व कर लो। ठीक है, फिर तो बात सिंपल कैलकुलेशन ही होती है, और उसके बाद हम पेपर में क्या है जो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चन। तो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है वो कैसे निकालते हैं, देखिए नॉर्मलाइजेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, साई × dx = 1। यही होता है, कहाँ से लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक आएंगी -2l से लेके +2l तक। ठीक है जी, यहाँ पे पुट कर देंगे हम। क्लियर, और क्या आ जाएगा -2l से 2l। जो कोस है हमारे पास वो क्या होता है इवन फंक्शन होता है। ठीक है जी, कोस हमारे पास क्या होता है इवन फंक्शन होता है, क्योंकि कोस ऑफ -x = क्या हो जाता है हमारे पास कोस ऑफ x हो जाता है। क्लियर। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे अगर हमारे पास इंटीग्रेशन में इवन फंक्शन हो तो उसकी वैल्यूज़ हम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं, -2l से +2l की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 0 to 2l। ठीक है जी, इसको जब हम सोल्व करेंगे साइन नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर, हाँ जी, और कोस स्क्वायर का जो फॉर्मूला है हम देखेंगे कि कोस स्क्वायर का फॉर्मूला है जो पुट कर देंगे 1 + cos 2θ। ठीक है, 1 + cos 2θ/2। क्लियर। ठीक है जी, और जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगी -2l से 2l, और ये इवन फंक्शन है तो हमारे पास जो लिमिट्स है इंटीग्रेशन की वो चेंज होंगी 0 to l, और आगे क्या आ जाएगा 2। क्लियर। ठीक है, अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2, जो ये वाला 2 है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 है, 1 का जो इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू dx क्या आएगा x, और इंटीग्रेशन जो लिमिट्स है वो क्या है 0 से लेकर 2l। इसका करेंगे कोस का करेंगे तो क्या आएगा sin πx/2l। ठीक है जी, और 2l/π क्या आ जाएगा हमारे पास इसका साथ में आ जाएगा जो फैक्टर आता है। देखिए जो साइन फंक्शन है साइन की वैल्यू को भी पुट करेंगे तो जो sin n π होता है वो हमेशा हमारे पास क्या होता है 0 होता है।
तो ये वाला टर्म तो हमारे पास क्या हो गया 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया साई स्क्वायर, यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है जी। साई स्क्वायर इंटू 2l इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा साइन नॉट 1/√2l। क्लियर, ठीक है जी, इतना तक क्लियर हो गया आपको। हाँ जी, अब हमारे पास है 20th क्वेश्चन, ठीक है जी। उसी जो हमारे पास स्टेटमेंट थी उसी में हमारे पास 20th क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करना था एक नॉर्मलाइजेशन, है ना जी, और 20th में हमने फाइंड आउट करना है द एनर्जी आइगन वैल्यूज़ फॉर दिस स्टेट। एनर्जी आइगन वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। क्लियर, ठीक है जी। हमारे पास वही वेव फंक्शन है 20th क्वेश्चन में। 20th क्वेश्चन देखिए, तो इसमें हमारे पास वेव फंक्शन क्या है 1/√2l cos πx/4l। क्लियर, हमने एनर्जी आइगन वैल्यू निकालनी है। देखिए एनर्जी आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे हम क्या लेंगे, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन लेंगे, उसमें हमारे पास एनर्जी का फैक्टर आता है, ई आती है, ठीक है जी। और इसमें क्या करेंगे, जो ये वाला हमारे पास ई वाला जो पार्ट है, जो ये टर्म है जिसमें ई इंक्लूड हो रही है, ठीक है जी, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। साई का क्या करेंगे हम डबल डेरिवेटिव करेंगे। क्लियर, सबसे पहले हम क्या लेंगे, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे साई का जो डबल डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। कोस का पहले आएगा माइनस साइन, फिर साइन का आएगा कोस। क्लियर, ठीक है, तो वही सेम ही आ जाएगा हमारे पास, मतलब वेव फंक्शन कोस पाई एक्स बाई एल वाली टर्म सेम आ गई, तो पाई 5 ऐसे आ गया। और साथ में जब इसकी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका जो साथ में फैक्टर आएगा π/4l, ठीक है जी, π/4 है, इसका भी स्क्वायर आएगा हमारे पास, तो π/4l का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -π/4l का स्क्वायर इंटू साई प्लस 2me/h² साई। क्लियर, विच इज़ इक्वल टू 0। हमने क्या किया है, जस्ट वेव फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करके श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में हमने पुट किया है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में। क्लियर, ठीक है जी। अब इन दोनों को, ये वाले टर्म हमारे पास राइट साइड पे चली जाएगी, ठीक है, माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। क्लियर, ठीक है जी। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2me/h² इज इक्वल टू π²/4l होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास वैल्यू ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी π²h²/32 ml²। क्लियर, ठीक है। अब हमारे पास कहीं कोई भी स्टेटमेंट आ जाए जहाँ पे हमारे पास वेव फंक्शन की वैल्यू दी हो, ठीक है, और हमने एनर्जी आइगन वैल्यू निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे, जस्ट जो हमारे पास श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है उसमें हम पुट करेंगे डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m/h², ठीक है, ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। वी हमारे पास 0 हो जाएगा फ्री पार्टिकल के लिए, ठीक है, और जो साई वेव फंक्शन है उसका डबल डेरिवेटिव करके हम पुट कर देंगे श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में, तो वहाँ पे इक्वेट करके हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, हमने अभी तक क्वेश्चन के 2 पार्ट किए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या निकालना था, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, साई स्टार साई, नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, फंक्शन और उसके साथ उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करके और dx के साथ इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम -∞ टू ∞। अगर आपको दी हुई है तो आप वही लिमिट्स ले सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास इज इक्वल टू 1 पुट करके हमारे पास जो भी कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो हमारे पास जब कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं तो जो हमारा वेव फंक्शन है वो क्या हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है। क्लियर, ठीक है जी। सेकंड हमने किया था एनर्जी आइगन वैल्यू। एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए क्या करते हैं, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन लेके उसमें जस्ट साई को जो हमारे पास वेव फंक्शन होता है, ठीक है जी, वेव फंक्शन होता है उसका क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव करके श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में पुट कर देते हैं और वहाँ से ई की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो आती है हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू। क्लियर, ठीक है जी। अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमने क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है जी। थर्ड पार्ट में हमने क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। क्लियर, ठीक है जी। एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते होते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू या हम मीन वैल्यू भी बोल देते हैं, है ना। एक्सपेक्टेशन वैल्यू को क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू भी बोल देते हैं, ठीक है जी। तो एक्सपेक्टेशन किसकी निकालनी है, पी स्क्वायर की निकालनी है।
क्लियर, ठीक है। जब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात करते हैं तो हम क्या कहते होते हैं कि एक फंक्शन लो, साथ में उसका कॉन्जुगेट लो, ठीक है जी, और बीच में जिसका हमने एक्सपेक्टेशन निकालना है, ठीक है, उसको बीच में डाल दो। जैसे हमने पी स्क्वायर का निकालना है, पी स्क्वायर बीच में डाल दिया, ठीक है जी। ये हमारे पास फंक्शन, ठीक है, ये इसका कॉन्जुगेट। अब इसमें कॉन्जुगेट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास आइटा वाली टर्म नहीं आ रही। क्लियर, फंक्शन एज इट इज़ और फंक्शन का कॉन्जुगेट भी वैसा ही आ जाएगा। और पी स्क्वायर की हमने क्या निकालनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। क्लियर, और लिमिट्स हमारे पास दी हुई हैं -2l से लेके +2l तक। क्लियर जी। अब हम p की वैल्यू पुट करेंगे। p की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, मोमेंटम की जो होती है p की वैल्यू वो क्या आती है, -i/h/d/dx, ठीक है जी। पी स्क्वायर निकालना है, पी स्क्वायर निकालेंगे तो इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। ये जो माइनस है, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब आइटा इंटू आइटा, आइटा इंटू आइटा क्या होगा, आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा आगे में, आगे हमारे पास, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस h कट स्क्वायर इंटू d/dx स्क्वायर, ठीक है जी। हमारे पास पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, h कट स्क्वायर -h कट स्क्वायर d/dx स्क्वायर। यहाँ पे हमने वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है जी। अब माइनस आइटा h कट का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगी ये h कट स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया, माइनस का साइन भी बाहर ले लिया, और जो 1 बाई ये नीचे हमारे पास √2l है, ये भी हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, ठीक है जी। ये हमारे पास कोस π/4l वैसे का वैसे आ गया। बीच में हमारे पास d/dx स्क्वायर ये यहाँ पे है, ठीक है, और साथ में हमारे पास फंक्शन है कोस π/4l। अब हम इसका क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे कोस π/4l का। क्लियर, पहले क्या जब हम कोस का करेंगे, कोस π/4l का डेरिवेटिव करेंगे, कोस का पहले क्या आएगा, साइन, ठीक है जी। फिर साइन के बाद उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, कोस, मतलब फंक्शन वैसे ही आ जाएगा π/l। साथ में क्या, कौन सी टर्म हमारे पास एक्स्ट्रा आएगी, π/4l, ठीक है जी। π/4l का क्या आएगा हमारे पास, स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास π² 16l स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। π² 16l स्क्वायर इंटू dx। क्लियर, ठीक है जी। ये वाली सारी टर्म भी हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर ले जाएंगे। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। क्लियर, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगी, अब टर्म कौन सी आ जाएगी, इनको बाहर निकाल लिया, ठीक है जी। ये वाली चीज़ को हमारे पास बीच में रह जाएगा कोस स्क्वायर πx/4l, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऊपर वाले स्टेप में जो ये वाली चीज़ है, जब हमारे पास कोस स्क्वायर ये वाला आ जाएगा तो लिमिट्स क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। -2l से +2l वाली 0 से 2l कर देंगे और साथ में बाहर 2 निकालेंगे, क्योंकि जो हमारे पास कोस फंक्शन है वो क्या है, इवन फंक्शन है। क्लियर, ठीक है जी। तो अब कोस स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है जी। कोस स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे। अब हमने ऊपर भी की थी कोस स्क्वायर की इंटीग्रेशन, है ना, जो 19th वाला पार्ट था कोस स्क्वायर वाली इंटीग्रेशन, ठीक है जी। ये रही कोस स्क्वायर वाली इंटीग्रेशन। कोस स्क्वायर की जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1 + cos 2θ/2, ठीक है। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो ये इस टर्म का तो हमारे पास साइन का आ जाता है फैक्टर, साइन की क्या हो जाती है हमारे पास 0 हो जाती है वैल्यू, और साथ में हमारे पास कौन सा फैक्टर रह जाता है, x वाला। लिमिट्स पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, 2l। क्लियर, ठीक है। मीन्स जब इसकी इंटीग्रेशन होगी तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2l, ठीक है जी। और हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 2l करके इसको सोल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, h कट स्क्वायर इंटू π² / 8l स्क्वायर, h कट स्क्वायर π² / 8l स्क्वायर। क्लियर, ठीक है जी, क्लियर हो गया। इन कंक्लूजन एक बार और देख लेते हैं, इन शॉर्ट देख लेते हैं कि हमने क्या निकालना था, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी थी। किसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, पी स्क्वायर की, ठीक है। जब भी किसी फंक्शन की या किसी टर्म की हमने जो निकालनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, ठीक है, तो फंक्शन और उसके साथ उसका कॉन्जुगेट बीच में रखनी है। जो टर्म, जिस टर्म का हमने एक्सपेक्टेशन निकालना है उसको हमने क्या रखना है, बीच में रखना है, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा,
ये सारे टर्म को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये वाली चीज़, ठीक है। डी इसका अब हम कोस पाई एक्स बाई 4 हल का क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव कर देते हैं, हमारे पास ये आ जाता है। अब कैलकुलेशन करके लिमिट्स चेंज करके हमारे पास जो टर्म आ जाती इंटीग्रेशन में, वो क्या रह जाता है, कोस स्क्वायर पाई एक्स बाई 4 हल। कोस स्क्वायर पाई एक्स बाई 4 हल की इंटीग्रेशन करके हमारे पास फॉर्मूला लगा के 1 + cos 2 थीटा बाई 2 हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो क्या आ जाती है 2l को पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो क्या आ जाता है h² पाई स्क्वायर बाई 8l²। क्लियर, ठीक है जी। अब हमने 3 चीज़ें निकालनी सीख ली। क्या, एक तो नॉर्मलाइजेशन, ठीक है जी, नॉर्मलाइज कैसे करते हैं फंक्शन को। एक हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन की, ठीक है। फंक्शन जब कोई भी हमारे पास कोई भी क्वांटिटी होगी उसकी, ठीक है जी। नॉर्मलाइज कैसे करना है फंक्शन को, किसी क्वांटिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालनी है। एक और चीज़ हमने क्या सीखी, एनर्जी आइगन वैल्यू, ठीक है। एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लेके उसमें साई का डबल डेरिवेटिव करके पुट कर देते हैं, वहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, ई आ जाता है। क्लियर, अब हमने 3 चीज़ें सीख ली और इन तीनों में से कुछ भी आपको पेपर में आ सकता है। क्लियर, ठीक है। इसको एक बार कॉपी पे हाथ से प्रैक्टिस करके देखना है, ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है हाथ से प्रैक्टिस करना। क्लियर, क्योंकि अगर आप हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको वहाँ पे सॉल्व नहीं होगा। क्लियर जी, ओके जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फ्री पार्टिकल इज़ मूविंग इन पॉजिटिव एक्सट्रैक्शन विद द लीनियर मोमेंटम p, द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल नॉर्मलाइज्ड इन लेंथ l। एक पार्टिकल है वो पॉजिटिव एक्सट्रैक्शन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। उसका मोमेंटम हमारे पास है p और उसका जो वेव फंक्शन है पार्टिकल का, उसको हमने क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। क्लियर, ठीक है। और लेंथ l में मीन्स 0, और जो हमारे पास जब हम नॉर्मलाइज करेंगे तो हमारे पास जो आएगी, जो हमारे पास लिमिट्स आएंगी इंटीग्रेशन की, वो कहाँ से लेके कहाँ तक आएंगी, 0 से लेके l तक आएंगी। क्लियर, ऑप्शंस हैं ये वाली A B C D, ठीक है जी। तो अब आप देखिए क्या आएगा इसका रिज़ल्ट, देखते हैं कि देखिए हम क्या लेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लेंगे फर्स्टली, ठीक है जी। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन d² साई बाई dx² प्लस 2m बाई h², ठीक है जी। 2m बाई h² e माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। वी को हमने क्या 0 पुट कर दिया फॉर फ्री पार्टिकल, हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी ये वाली, ठीक है। अब हमारे पास 2m क्या होता है, p। मैंने p के टर्म में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि हमारे पास जो वेव फंक्शन ऑप्शन दी हुई हैं वो p की टर्म है, मोमेंटम की टर्म में है। क्लियर, ठीक है जी। इस वजह से मैंने p को क्या लिखा है, 2m वाली टर्म है जो, उसको मैंने क्या लिख दिया p², ठीक है जी। 2m क्या है p और h² का स्क्वायर भी है, तो p बाई h का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को एक बार हम क्या ले लेते हैं, k ले लेते हैं। क्लियर, ठीक है जी। तो जो ये वाली इक्वेशन होती है हमारे पास, इसका हमारे पास वेव फंक्शन कैसा आता है, इसका वेव फंक्शन कैसे आता है, साई इज इक्वल टू e पावर a इंटू ई पावर आइटा के एक्स प्लस b इंटू ई पावर माइनस आइटा के एक्स। क्लियर, ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे कि जो ये वाली टर्म है, जब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास पॉजिटिव एक्सट्रैक्शन की तरफ जा रही है तो ये वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाती है, b वाला फैक्टर है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या आ जाता है, साई इज इक्वल टू a इंटू ई पावर आइटा के एक्स। क्लियर, ठीक है जी। अब हमारे पास वेव फंक्शन तो आ गया, अब हमने क्या करना है, इसको नॉर्मलाइज़ करना है। नॉर्मलाइज़ करना तो बहुत ही आसान है, हमें आता भी है। कैसे करते हैं, साई स्टार साई इंटू डी एक्स, लिमिट्स ले लें, यहाँ लिमिट्स तो हमें दी हुई हैं 0 से लेके l तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक नहीं लेना, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक नहीं लेना। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे लिमिट्स दी हुई हैं क्या, 0 से लेके l तक, ठीक है। जस्ट अब हमने पुट्टी करना है, ए हमारे पास फंक्शन है e इंटू ए इंटू ई रेस्ट पावर आइटा के एक्स, इसके साथ इसका कॉन्जुगेट ई रेस्ट पावर माइनस आइटा के एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू 1, a² बाहर इंटीग्रेशन के, ये वाली टर्म दोनों मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगा, 1 इंटू डी एक्स
डी एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल एक्स की लिमिट पुट करेंगे एल से लेके 0 तक एल, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1/l और ए की वैल्यू क्या आ गई 1/√l। ठीक है जी, तो हम जो ये वाली ए वाली वैल्यू है वेव फंक्शन में पुट कर देंगे, साइज इक्वल टू ए इंटू ई रेस्ट पावर आइटा के एक्स। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वेव फंक्शन क्या आ जाएगा 1/√l ए ई रेस्ट पावर आइटा के एक्स। क्लियर, ठीक है जी। तो साइज इक्वल टू हमारे पास जी आ गया, के की वैल्यू हमने क्या ली थी p/h, यही थी ना हमारे पास, के की वैल्यू क्या थी p/h। तो हमारे पास वेव फंक्शन क्या आ गया 1/√l ई रेस्ट टू पावर px/h कट। ई 1 हमारे पास नॉर्मलाइज करके जो वेव फंक्शन है उसकी क्या वैल्यू आ गई, साइज इक्वल टू 1/√l ई रेस्ट टू पावर आइटा px/h कट। क्लियर, ठीक है जी, ये तो आसान ही था। अब हमारे पास है 23rd क्वेश्चन, देखिए, वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर कैरिंग अ चार्ज -q placed in a uniform electric field E along positive x-axis, the corresponding Hamiltonian operator क्या आएगा हमारे पास, Hamiltonian operator क्या आएगा इसके corresponding। वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, और जो चार्ज है उसके पास जो चार्ज है, ठीक है, वो -q है, ठीक है जी, और हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख रहे हैं। क्लियर, ठीक है जी। तो हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या आएगा, देखिए इसको सॉल्व करके देख देते हैं। हमारे पास जो h है, ठीक है, h है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, जो हैमिल्टोनियन होता है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, समेशन pi qi डॉट qj डॉट, जो pi या pj कुछ भी ले लो, -l, ठीक है। तो L की हमारे पास क्या होती है k-v, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, mv को क्या पुट कर दिया x डॉट का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी हाफ kx² माइनस QEx, ठीक है। वैसे पोटेंशियल एनर्जी तो हमारे पास हाफ kx² होती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास क्या आ रही है, साथ में ये वाला फैक्टर भी ऐड हो रहा है, -q कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास चार्ज क्या है -q है, इस वजह से। अगर +q होता तो प्लस वाला साइन आता, ठीक है जी। तो L की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, L की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, हाफ mx डॉट स्क्वायर माइनस हाफ kx² प्लस QEx, ठीक है जी। pj की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमने हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन ऊपर रीड की थी, तो हमारे पास pj की वैल्यू क्या आई थी कि कर्ल L बाय कर्ल x डॉट mx डॉट, x डॉट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास pi/m, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास जो h है, h की वैल्यू क्या आ जाएगी px, ठीक है जी, px और क्या हुआ जो pi और इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। क्लियर जी, ठीक है। तो हमारे पास h की वैल्यू क्या आ गई px इंटू एक्स, px वाला कंपोनेंट इंटू x डॉट -l, ठीक है जी। पुट करने पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे क्या आ जाएगी mx डॉट का स्क्वायर -l। क्लियर, ठीक है। और ये वाली सारी टर्म आ गई हमारे पास l की वैल्यू यहाँ से पुट करके, ठीक है जी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, ये हमारे पास mx डॉट स्क्वायर है माइनस हाफ, 1 में से हाफ जाएगा, हाफ रह जाएगा, प्लस kx का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 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 qx रह जाएगा। क्लियर, ठीक है जी। तो अब हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब हमारे पास px की वैल्यू क्या होती है, मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है -i/h कट कर्ल बाय कर्ल x। यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी m इंटू एक्स डॉट इज इक्वल टू -i/h कट कर्ल बाय कर्ल x। तो यहाँ से हमारे पास x डॉट की वैल्यू क्या आ गई -i/h कट m इंटू कर्ल बाय कर्ल x। क्लियर, ठीक है जी। और ये वाली सारी जो टर्म्स हैं हम फिर हैमिल्टोनियन में पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी हाफ, इसमें जो ये वाली इक्वेशन है इसमें हम पुट कर देंगे x डॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस हाफ kx² माइनस QX। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी -h²/2m d²/dx² प्लस हाफ kx² माइनस QEx। क्लियर, ठीक है जी। कुछ बहुत ज़्यादा लॉन्ग है ये वाली चीज़, है ना,
थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, हैमिल्टोनियन इक्वेशन भी लर्न करनी पड़ेगी, है ना। और अगर हम ऑप्शंस देखते हैं, देखिए एक आसान सा तरीका भी है, एक ट्रिक भी है। क्या है, देखिए अगर हम इन जो 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शंस को देखें, ठीक है। एक तो क्या है, जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या आता है, फर्स्टली क्या आता है, -h²/2m, ठीक है जी, -h²/2m। अब जो ए और बी वाली ऑप्शन है, इसमें तो माइनस, दोनों के आगे माइनस ही नहीं है, तो ये दोनों वाली ऑप्शन कट होगी, ठीक है जी। अब ये हमारे पास रहेगी ये 2 ऑप्शन। एक इन दोनों में क्या फ़र्क है, एक में +q और -q का फ़र्क है। हम जो चार्ज ले रहे हैं, जो पार्टिकल है, उसके ऊपर चार्ज कितना, -q है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारे पास -q का साइन, -q आएगा ना हमारे पास, ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होती है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, Q × E, ठीक है। अगर चार्ज -q है तो इसके आगे माइनस आएगा, तो हमारे पास कौन सी टर्म आएगी, ये वाली आएगी ना, ये वाली तो नहीं आएगी, प्लस वाली तो कैंसिल हो जाएगी। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बची, डी वाली ऑप्शन, ठीक है जी। तो जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो कौन सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। क्लियर, ठीक है जी। बस थोड़ा सा इतना सॉल्व करेंगे, कई बार ऑप्शन देख के ही हमें आंसर पता चल जाता है, तो हमने वैसा नहीं करना है। क्लियर, ठीक है जी। होप सो आपको ट्रिक समझ आ गई हो। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन इज़ इनकरेक्ट फॉर द हाइड्रोजन एटम, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन इज़ इनकरेक्ट फॉर द हाइड्रोजन एटम। देखिए इसमें भी एक हमने ट्रिक लगानी है। क्या है कि जब हम हाइड्रोजन का वेव फंक्शन पढ़ते हैं तो ये वाला फैक्टर तो आता ही है सब में, ठीक है। वो जैसे जैसे ये वेव फंक्शन NLM की वैल्यू चेंज होती है, वैसे वैसे ये चेंज होता रहता है ना जी। तो अब यहाँ पे है हमारे पास, और साथ में हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म भी आती है, e⁻⁻r/2a0। क्लियर, ठीक है जी, ये सभी में आ रही है। बट जो ये लास्ट वाली ऑप्शन है, इसमें साइन थीटा और e⁻± i/5 आ रहा है, और ऐसा हमने कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ वेव फंक्शन में थीटा वाली टर्म ही इंक्लूड थी, फाई वाली कोई भी टर्म इंक्लूड ही नहीं थी। ऐसा ही था ना, जो हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन जब हम एक्सप्रेशन देखते हैं तो हमारे पास थीटा की वैल्यू ही आती है, फाई की कोई वैल्यू नहीं आती, फाई वाली टर्म नहीं इंक्लूड होती। तो इसको सीधे ही देख लेना कि जो इनकरेक्ट है कौन सा होगा, फिर ये वाली ऑप्शन ही होगी ना, 4th वाला। क्लियर, ठीक है जी। ओके, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो कौन सी आ जाएगी, 4th ऑप्शन। ये हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट है हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शन के लिए। ओके जी, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ बोर्न अप्रोक्सीमेशन, कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ बोर्न अप्रोक्सीमेशन, ठीक है जी। देखिए बोर्न अप्रोक्सीमेशन के बारे में कर लिया, क्योंकि पर्टर्बेशन वाला जो सिलेबस है वो लिखा नहीं हुआ एज इट इज़ की, मतलब पर्टर्बेशन थ्योरी हमारे पास आनी है या नहीं आनी, ठीक है। तो एक सिंपल सा एक हमारे पास बोर्न अप्रोक्सीमेशन है, पूछ भी सकते हैं, ठीक है, ना पूछे तो ना पूछे, पर फिर भी हमें क्या है, एक चीज़ लर्न करनी है ना, ठीक है जी। और इसको लर्न भी मैं आपको करवाऊँगी, बहुत आसान है। कहते हैं कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ बोर्न अप्रोक्सीमेशन। अब देखो ये चारों की चारों ऑप्शन देखो, ठीक है जी। अब चारों की चारों ऑप्शन देखोगे तो सभी में <1 आ रहा है, कुछ भी सभी कॉमन चीज़ है, 1/k², 1/k², 1/k² भी आ रहा है, ठीक है जी। तो जो बोर्न अप्रोक्सीमेशन है उसमें हमने याद रखना है, क्या चीज़ याद रखनी है कि उसमें e⁻²r कुछ भी हो ऊपर, वैसे 2i/r है, -1 होगा, ये वाला फैक्टर होगा बोर्न अप्रोक्सीमेशन में। बाकी तो सभी ये वाला VR है, यहाँ पे e⁻i/r है, यहाँ पे r मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे r डिवाइड हो गया, ठीक है जी। सिर्फ ये वाली चीज़ है, इसमें जो बोर्न अप्रोक्सीमेशन है उसमें हमने याद रखना है, हमारे पास कुछ ऐसी टर्म होगी, e⁻, कोई टर्म होगी 2i/r जैसे -1 होगा, मतलब एक्सपोनेंशियल वाली जो फैक्टर है उसमें से 1 है जो माइनस हो रहा होगा। क्लियर, ठीक है जी। ई में से 1 क्या हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा,
ठीक है जी। ये है हमारे पास बोर्न अप्रोक्सीमेशन, लर्न हो जाएगा। जस्ट इतना याद रखना है कितने रिलेशन, 4 ऑप्शन आएगी, 4 ऑप्शन में से हमने ये देखना है कि किस में हमारे पास e आइटा के आर -1 हो रहा हो, जिसमें E1 है वो एक्सपोनेंशियल टर्म में से क्या होगा, 1 क्या हो रहा, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, वो हमारी क्या बोर्न अप्रोक्सीमेशन की वैलिडिटी कंडीशन है। क्लियर जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पैरिटीज ऑफ द वेव फंक्शंस कोस एक्स एंड टैन हाइपरबोलिक एक्स आर, कैसी होंगी हमारे पास कोस एक्स की और टैन हाइपरबोलिक एक्स की जो हमारे पास पैरिटीज़ हैं वो कैसी होंगी। हमने 2 पैरिटीज पढ़ी थी, एक तो इवन पैरिटी और एक हमारे पास पढ़ी थी हमने ऑड पैरिटी, है ना। तो ऑड पैरिटी क्या होती थी हमारे पास, ऑड पैरिटी क्या होती है, जब हमारे पास साई ऑफ -x इज इक्वल टू क्या आ जाए माइनस हाई ऑफ x, वो हमारे पास क्या होती है ऑड पैरिटी। और अगर हमारे पास साई ऑफ -x किसकी आ जाए प्लस साई ऑफ x क्या आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होती है इवन पैरिटी। क्लियर, ठीक है जी। तो जब हम कोस को देखते हैं, ठीक है, जब हम कोस को देखते हैं तो हमारे पास जो कोस है ऑफ -x क्या आ जाता है प्लस कोस x, ठीक है जी। और अगर हम बात करें टैन की, टैन ऑफ -x क्या आता है हाइपरबोलिक -x क्या आता है माइनस टैन हाइपरबोलिक x। तो हमारे पास जो कोस वाला फंक्शन हो गया वो क्या हो गया इवन हो गया, और जो टैन वाला फंक्शन वो क्या हो गया ओड हो गया, ठीक है जी। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आएगी, डी ऑप्शन। क्लियर, ठीक है जी। और इसी के साथ आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जो कुछ बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। क्लियर, ठीक है जी। थैंक यू। एंड और आप क्या करें कि जो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, क्वांटम को पूरी तरह से आप जितना भी पढ़ना है पढ़ के, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ओके। और अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।